जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी बहुत ही बेहतर होंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज के लिए जितने भी एमसीक्यू आपके लिए बनने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, इसलिए एक एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से एक एक करके ध्यान से देखिएगा। जितने भी इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं सब प्रीवियस वाइज जो है क्वेश्चन हैं, इसलिए एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहा गया है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर स्थित होती है। आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो वृक्क के दोनों ओर स्थित होती है। ऑप्शन ए है गोनेड्स। ऑप्शन बी की अगर बात करें तो यहाँ दिया गया है प्यूटिटरी। सी है अग्नाशय। डी है एड्रिनल। अगर बात करें कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, क्या कहा गया आपसे। अगला प्रश्न कहा गया है जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग क्या है। जो जीव हैं, जितने भी जीव हैं उनमें जो है अगर ध्वनि ग्रहण करना है उसके लिए संवेदी अंग कौन है आपको ये बताना है। प्रकाशग्राही है, ध्रुवग्राही है, या फिर श्रावग्राही है, या फिर आपको बताना है कि स्पर्शग्राही है। बताइए जीवों में जो ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग होता है कौन होता है। ऑप्शन ए है प्रकाशग्राही, उसके है दृढ़ग्राही, उसके बाद है श्रावणग्राही, उसके बाद है स्पर्शग्राही। बताइए दूसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो श्रावणग्राही। क्यों ध्वनि से हुए, इसका मतलब ये है कौन सी ग्राही हो जाएगी, श्रावणग्राही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहा गया है क्या, 1 मिनट वेट कीजिएगा। देखते हैं। हाँ, श्रावणग्राही करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे कहा गया है, क्या कहा गया है यहाँ पे। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। बताना है कि अधिकतर जो पादप नियंत्रक होते हैं उत्पन्न होते कहाँ पे। भाते तने के अग्रभाग पर, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, फ्लोएम की संवहनी नलिकाओं पर, ए बी दोनों। अगर बात करें जो पादप नियंत्रक होते हैं वो कहाँ उत्पन्न होते हैं तो ध्यान सुनिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो भाते जो है होते हैं उनके अग्रभाग पर भी होता है और साथ ही साथ बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर भी यह जो है उत्पन्न होता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं, क्या कहा जाता है बताना है। अनिषेक फलन, अनिषेक अंडपी, अग्र प्रभाविकता, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर चौथे का करेक्ट आंसर की बात करें, क्या कहा गया बीज रहित फलों के बनने को क्या कहा जाता है ये बताना है आपको। तो क्या कहा जाता है, अग्र प्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्र प्रभाविकता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे मनुष्य शरीर में शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य शरीर में जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है लीवर, इसी की यकृत भी कहा जाता है, अग्नाशय, अंडाशय, या फिर एड्रिनल। बताइए मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। पांचवे का करेक्ट आंसर की बात करें, लीवर जो होता है यानी कि यकृत जो होता है वह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह एग्जाम में छपेगा, लिख के ले लो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। कहा गया है जो ग्वाइटर है अथवा घेंघा, ध्यान सुनिएगा, ग्वाइटर या फिर इसको घेंघा भी नाम दिया जाता है, ये किसकी कमी के कारण होता है। चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापे से। बताइए ग्वाइटर यानी घेंघा पनपता है। छठे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात करें घेंघा रोग तो यह अगर नमक की कमी होती है, किसकी कमी हो जाती है, नमक की कमी अगर हो जाती है यानी कि आयोडीन की अगर कमी हो रही है तो आपको क्या हो जाएगा, घेंघा या फिर ग्वाइटर रोग हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है थायरॉक्सिन का स्रावण कहाँ होता है, ये बताना है आपको। जो थायरॉक्सिन होता है उसका स्रावण कहाँ होता है ये बताइए। थायराइड में होता है, यकृत में होता है, वृक्क में होता है, या फिर वृषण में होता है। सातवें का करेक्ट आंसर बताइए। अगर सातवें करेक्ट आंसर की बात करें, जो थायरॉक्सिन होती है उसका स्रावण कहाँ होता है, तो थायराइड में होता है। कहाँ पे होता है, थायराइड में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है मानव में डायलिसिस थैली है, क्या है? नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, दोनों हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना ये है कि जो मानव में डायलिसिस होती है थैली वो कहाँ होती है या फिर क्या है। ठीक है, तो क्या है, नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है? ग्राही, प्रभाविक, उत्तरदायित्व, बेचैनी। बताइए, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है? बताना यह है कि 9वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 9वें का करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ग्राही। क्या कहा जाता है उसको, ग्राही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो उद्दीपन की क्या कर रहा है, पहचान कर रहा है। कौन करता है? हमेशा ग्राही ही हमेशा क्या करता है, उद्दीपन की पहचान करता है। 9वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पूछा गया, आपसे प्रश्न पूछा गया क्या कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? खाली नहीं है यहाँ पे क्या है, खाली। पूछा गया है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है, ये बताना है। ध्रुमिका कहा जाता है कि सिनेटिक का दरार कहा जाता है, एक्सान कहा जाता है, या फिर आवेग कहा जाता है, ये बताना है। 10वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से बताइए। क्या कहा जाता है, सिनेटिक दरार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है, सिनेटिक दरार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए बहुत ध्यान से, ठीक है। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है किसके लिए? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक यानी कि शरीर की संतुलन बनाए रखने के लिए, उपयुक्त सभी। अगर हम बात करें मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है? सोचने के लिए उत्तरदायी होता है, बात सही है। हृदय स्पंदन के लिए भी जो है यह उत्तरदायी होता है। साथ ही साथ जो शरीर का संतुलन बना रहता है यह भी मस्तिष्क के कारण ही होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए जाए प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। तो अगला प्रश्न कहा गया आपसे बहुकोशिकाएं जीवों में, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें जो है कौन सा समन्वय पाया जाता है, ये बताना है। रासायनिक समन्वय पाया जाता है, तंत्रिका समन्वय पाया जाता है, दोनों पाया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर बात करें बहुकोशिकीय जीवों में कौन सा समन्वय पाया जाता है, तो रासायनिक समन्वय के साथ साथ तंत्रिका समन्वय भी पाया जाता है। यानी कि दो के दोनों ए और बी दोनों ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखा जाए, 13वां प्रश्न है हमारा। यहाँ पे कहा गया है तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, ये बताना है आपको। तंत्रिका जो कोशिका होती है वो कितने प्रकार की होती है? 1 2 3 4 बताइए। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है तंत्रिका कोशिका? 3 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न देखा जाए, ऑप्शन नंबर सी सही था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कहा गया है आपसे क्या, हमारा प्रश्न है कि जो है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, ये बताना है आपको। कि जो प्रतिवर्ती चाप होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं? मेरुरज्ज में, मस्तिष्क में, पेशी ऊतक में, इनमें से कोई नहीं। 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर पेशी बहुत ही सरल है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरुरज्ज में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कहा गया है शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है, ये बताना है। कि जो शरीर की सबसे प्रधान नियंत्रक ग्रंथि होती है वह किसे कहा जाता है? जनन ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को, इनमें से कोई नहीं। 15वें का करेक्ट आंसर दीजिए। तो 15वें का करेक्ट आंसर की बात करें तो जनन ग्रंथि को जो है क्या कहा जाता है? शरीर की नियंत्रक ग्रंथि जो है कहा जाता है। यानी कि 15वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है
अच्छा 15वें का ए, हाँ सही है। अगला प्रश्न है, क्या कहा गया है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, नलिका विहीन होती है, नलिका युक्त होती है, दोनों होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 16वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं एक्चुअली वो जो है नलिका विहीन होती हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कहा गया है, जो अग्नाशय है, अग्नाशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित जो है होता है, ये बताना है। इंसुलिन का होता है कि ग्लूकागॉन का होता है, दोनों का होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 17वें का करेक्ट आंसर बताइए। 17वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्लूकागॉन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा नहीं, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा 17वें का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, अनुकुंचन जो गारी होता है किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? छुई मुई पर, घृत कुमारी पर, कैंडुला पर, या फिर कैक्टस पर? बताइए ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो किस पे किया जाता है? छुई मुई पर किया जाता है। 18वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगर 19वीं प्रश्न की बात करें तो 19वां प्रश्न क्या कहा गया है आपसे कि वृक्क किस तंत्र का जो है भाग है? पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, या फिर श्वसन तंत्र? बताना यह है कि वृक्क जो है वह किस तंत्र का जो है भाग है। 19वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसका है? उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी वहाँ पे सही आंसर हो गया था हम लोगों का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया, इंसुलिन की अगर कमी हो जाती है तो उसके कमी के कारण कौन सा रोग होता है, ये बताना है। एड्स हो जाता है, बेरी हो जाता है, घेंगा हो जाता है, या फिर मधुमेह हो जाता है? 20वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताना ये है कि अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग हो जाता है ना। कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं वह कहाँ मिलती हैं? वृषण में, अंडाशय में, पीयूष ग्रंथि में, या फिर परावटु ग्रंथि में? 21वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 21वीं का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ मिलती हैं? तो वृषण में मिलती हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है, एड्रोजेन क्या है? एड्रोजन क्या है? नरलिंग है, स्त्रीलिंग स्त्री हार्मोन है, पाचक रस है, या फिर थायराइड हार्मोन है? 22वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो एड्रोजन है वह क्या है? नरलिंग हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 23वें की। 23वां प्रश्न कहा गया है, निम्न में से कौन तंत्रिका का एक भाग है? मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु, या फिर ये सभी? 23वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सभी। अगर तंत्रिका पूछा गया है, तंत्रिका का भाग है, मस्तिष्क भी होता है, रीढ़ भी होती है, ये भी मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कहा गया है, इनमें कौन सा बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? सेरिबेलम है, मेडुला है, सेरिब्रम है, या फिर कार्पस कैलोसम है? बताना यह है कि यहाँ पे 24वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर 24वें की बात की जाए तो सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न का, इसमें से कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन, या फिर साइटोकाइनिन? बताना यह है। 25वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 25वें करेक्ट आंसर की बात करें तो एथिलीन से ही जो है जो फल होते हैं वो पकाया जाता है। मार्केट में जो फल वाले होते हैं वो किसकी मदद से बनाते हैं? फल को किस मदद से पकाते हैं? तो एथिलीन की मदद से। ठीक है, पूछा गया है, भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? उपचयन है,
संयोजन है, अपचयन है या फिर विस्थापन है, बताना है। 26वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो उपचयन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे, क्या कहा गया है कि जो है मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है, मस्तिष्क का कौन सा भाग, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या पूछा गया है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इनमें से सभी, बताना यह 27वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर मस्तिष्क का कौन सा भाग कहा गया शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो अनुमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है पांस मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है या फिर प्रमस्तिष्क का हिस्सा है? ये बताना है कि जो पांस हुआ, मेडुला हुआ, अनुमस्तिष्क हुआ, ये सब किसका हिस्सा है, ये बताना है आपको। कि 28वें का करेक्ट आंसर क्या है? तो ये सभी के सभी अगर हम बताएं आपको तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। पांस हुआ, मेडुला हुआ, अनुमस्तिष्क, ये सभी किसके हिस्से हैं? तो मध्य मस्तिष्क के हिस्से होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ठीक है, वमन, चबाना, लाराना, हृदय का धड़कना। 29वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 29वें का करेक्ट आंसर चबाना अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। अगला देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया है? बताना ये है किसमें से ऐच्छिक क्रिया कौन है, बताइए। ऐच्छिक क्रिया कौन है? डर जाना, छींक आना, खाना, चौंक जाना। बताना ये है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खाना। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खाना। ठीक है, जितने भी आपके प्रश्न इसमें बनने वाले थे आपके एग्ज़ाम में, सभी के सभी रिवीजन में एमसीक्यू कराए जा रहे हैं। सभी के सभी आप बेहतर करेंगे एग्ज़ाम में अगर आप लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। डेली 8 बजे जितने भी चैप्टर्स हैं सभी की एक के बाद एक करके क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो रहे हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आते हैं, पसंद आते हैं तो कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।